हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, हमारा 11th क्लास बिजनेस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट मैंने करवा दिया। आज की वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सेकंड पार्ट में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। मेरी बात आपको पता ही है, मैं क्या कहता हूँ शुरू से ही, थोड़ा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें समझ भी आए। कंप्लीट नहीं करना, चीज़ों को समझना है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, नोट्स चैप्टर के सेम नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सेम नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है। फटाफट जाओ, ज्वाइन करो और उस पे ही मैं सारे नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। चाहे तो आप व्हाट्सएप पे भी, अगर कोई इशू है तो मेरा नंबर मैंने नोट्स में दे रखा है, उससे आप व्हाट्सएप पे सेव करके मेरे से चैट कर सकते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी परेशानी हम बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में भी आप मेरे को मेंशन करके बता सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा भाई उसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। आइए चलते हैं, समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर एक पॉइंट आया है, कॉमर्स। पहले मैं ये समझा देता हूँ कॉमर्स है क्या। भैया सिंपल सी सरल भाषा में समझो, एक जो चीज बना रहा है और एक वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इन दोनों के बीच के रिलेशन में कॉमर्स आता है। जो ये खरीद बेच करते हैं ना, उसे हम कॉमर्स कहते हैं। और कॉमर्स, ये रहा, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है कौन? कॉमर्स। सिंपल सा मतलब है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच का लिंक है कॉमर्स। अब इससे दो चीजें आपके सामने निकल कर आती हैं। पहला ट्रेड, दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड सभी को पता है, हिंदी में व्यापार को कहा जाता है। इसके अंदर सिंपल सा काम होता है, बाय और सेल ऑफ गुड। एक जगह से खरीदो, दूसरी जगह बेचो, या फिर कच्चा माल खरीदो, बनाओ और बेच कर आ जाओ। ठीक है, बाय और सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें यही रहता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। दूसरा पॉइंट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सर और सर्विसेज। ये क्या होती हैं? जो हमें ट्रेड में परेशानियां देखनी पड़ती हैं, जो मुश्किलें हमारे सामने ट्रेड करते समय आती हैं। ट्रेड करते समय क्या क्या मुश्किल आ सकती है? बहुत तरीके की मुश्किलें हैं बच्चों। अभी सारी बातें डीप में बताऊंगा, बट अभी सिंपल आप ये टर्म ध्यान रखो। ऑक्सिलरी टू ट्रेड वो ट्रेड होता है जो मतलब परेशानी आएगी ट्रेड करते समय, उसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। अब इसमें देखो, सिंपल मैंने एग्जांपल यहां पर लिखे, लाइव एग्जांपल समझ लो। एक बच्चा है, पहले मैं बताता हूं। एक बच्चा है, ये बच्चा हो गया, ये दुकानदार है, ठीक है जी, या कोई कंपनी है, या कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो इसे खानी है चॉकलेट, या इसे खरीदनी है चॉकलेट, और वो चॉकलेट इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो 5 रुपए वाली चॉकलेट। ठीक है, इसने इससे परचेज करी। अब परचेज कर तो ली, लेकिन ये इस तक पहुंचेगी कैसे? तो कंपनी क्या करेगी, इस 5 रुपए वाली चॉकलेट के लिए एक ट्रक हायर करेगी, उस ट्रक के अंदर इस चॉकलेट को रखवाया जाएगा और इस बच्चे के पास छोड़कर आया जाएगा। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ये बच्चा बैठा था दिल्ली में और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी बिहार में। ठीक है, सिंपल, ये एक प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला किसके जरिए? सर्विस के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन की। अब दूसरा एग्जांपल ले लो बैंकिंग से। सर क्या यहाँ पर मतलब बनता है कि अब 5 रुपए जो अमाउंट है, वो इसको पेमेंट भी तो करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो पेमेंट कैसे करेगा? सिंपल, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके उसका पैसा उस तक पहुंचा देगा। तो दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें मिल गया। तीसरा, एडवर्टाइजिंग। इस बच्चे को इस चॉकलेट के बारे में पता कैसे चला? तो ये काम करा था सर इस ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स के थ्रू। एक आता था ना, ऐड आया करता था, आपने देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घड़ी सर्फ का कुछ ऐड होता था, या दूध सी सफेदी निरमा से आई। ठीक है, कपड़े एकदम चमक चकाचौंध हो जाया करते थे, तो घर की मम्मी देखती थी, अच्छा इससे अगर कपड़े धोएंगे तो शर्ट बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी। तो जब बंदे को पता नहीं होगा तो मार्केट से खरीदेगा कैसे? एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता चलता है, फिर मार्केट से आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। सिंपल सी कहानी। 3 तरीके की दिक्कत लोगों के सामने आती है, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। उनका सोल्यूशन भी कॉमर्स प्रोवाइड कराता है। पहले क्या हुआ, दो बंदों के बीच में खरीद बेच, लेन देन, उस लेन देन में होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहां पर कॉमर्स करके देता है हमें। ठीक है जी, कॉमर्स इज बेसिकली गाइडेड टू रिमूव द हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब यही तो था, परेशानी। जो परेशानी ट्रांसपोर्टेशन में, बैंकिंग में हुई, एडवर्टाइजमेंट में हुई, उस परेशानियों को दूर करता है।
ठीक है। इन दी प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, जो भी खरीद बेच होगी उन दिक्कतों को दूर करेगा कॉमर्स। चलिए जी, यहां तक बात समझ आ गई। हमने कॉमर्स के बारे में समझ लिया, ट्रेड के बारे में समझ लिया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं वहां पर क्या बोला है। सर ऑक्सिलरी टू ट्रेड को थोड़ा और डीप में समझाने की कोशिश करी है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो जी, हिंड्रेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होती है, परेशानी, व्यापार में होने वाली परेशानियां, ठीक है। हो सकता है हिंदी में गलत लिख दिया हो मैंने, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, माल बनाने वाला और माल खरीदने वाला दोनों के बीच में लिंक कौन करा रहा है, ट्रेड, व्यापार के थ्रू, मतलब इसको जरूरत थी और ये उस प्रोडक्ट को बना रहा था, तो इन दोनों के बीच में लिंक जो आया वो व्यापार होने की वजह से आया। ये इससे जब भी तो खरीदेगा, मतलब कॉमर्स के थ्रू जो भी एडवर्टीजमेंट वगैरह था, वो प्रॉब्लम जो थी, मुझे पता नहीं है देखो कहाँ वो प्रोडक्ट बन रहा है जो मेरे को चाहिए, हो सकता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेरे को उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, तो एक लिंक बन गया हमारे बीच में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हिंड्रेंस, दूसरी परेशानी क्या थी, प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्ट। भैया मैंने देख लिया वो बंदा मेरा जो मेरे को चाहिए ना सामान, जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए वो बना रहा है, तो उसको मेरे तक लाएगा कौन, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो मेरे तक आ जाएगा। दूसरी परेशानी कहता हूं। तीसरी परेशानी देखो बच्चों, टाइम इज रिमूव्ड बाय स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरी खुद की फैक्ट्री है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि मेरी फैक्ट्री है, विंटर के जो भी जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह बनाने की फैक्ट्री है। अभी सर्दियां आने में टाइम है, मान लो 2-3 महीने का टाइम है, ठीक है। मेरा माल बनकर तैयार बैठा है, मैं तैयार बैठा हूं जी, अब मार्केट के अंदर डिमांड आएगी और मैं अपना माल ले जाकर छोड़ूंगा, लेकिन उसमें 3 महीने, तब तक मैं अपना माल कहाँ रखूं, तो ये भी एक परेशानी है। तो उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क तो देखो हर बिजनेस के अंदर होता है, और इस रिस्क में क्या है, मान लो वो जैकेट, वो स्वेटर मैंने एक जगह ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरी जगह छुड़वानी है, शिप के थ्रू हो, ट्रक के थ्रू हो, प्लेन के थ्रू हो, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का मैंने यूज करा। अभी वो जाते जाते पता लग रहा है कि ट्रक फट गया, ट्रक में आग लग गई। अब आग लग गई तो सारी जैकेट जल गई, अब नुकसान भारी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उनका क्या करवा लिया, इंश्योरेंस। तो एक ऐसी सर्विस है जो मेरी परेशानी का सॉल्यूशन देगी। तो अब लॉस कौन भुगतेगा, इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग। मान लो मेरे अच्छी खासी कंपनी चल रही है, मैं चाहता हूं कि एक ब्रांच और खोली जाए, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं मैंने अभी तक कमाया है और मैं बहुत जल्दी दूसरी जगह ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो मेरे को चाहिए पैसा, पैसा देगा मुझे बैंक। तो ये भी मेरी एक परेशानी थी जिसका सॉल्यूशन किसने दे दिया, बैंकिंग ने। द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड बाय एडवर्टीजमेंट। जैसे कि मैं तुमसे बार बार कहता रहता हूं कि बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाओ टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन करो और वहां से अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। तो ये क्या एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन मैं वहां आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, जिससे कि मेरे नन्हे मुन्नों का फायदा हो। उसे पढ़ें, समझें, प्रैक्टिस करें। फ्यूचर में अगर जैसे नहीं देखनी आपको वीडियो, फटाफट से देखना है, हाँ जी सर ने समझा रखा था, ये बातें थी, फटाफट से रिमाइंड हो जाएंगी, आपने सारे नोट्स पढ़े, पेपर में एग्जाम देने चले गए। तो इसे ही तो एडवर्टीजमेंट कहते हैं। लेकिन कंपनी यहाँ पर जो करती है वो प्रॉफिट के लिए करती है, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए करती है, उन्हें मुनाफा कमाना, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। Hence we can say that the commerce consists of activities of removing। कॉमर्स के अंदर देखो कितनी सारी एक्टिविटीज आ गई जो भी हमने पढ़ी, ये परेशानियों को हटाती है, जैसे कि जगह, प्लेस बता चुका हूं मैं आपको, और क्या था, पर्सन, 2 लोगों को मिलवा दिया। टाइम, भैया टाइम का क्या था यहाँ पर, टाइम इज रिमूव्ड बाय स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। जो अभी समय है हमारे पास 3 महीने बाद मार्केट में प्रोडक्ट सेल होने का, तो वो हमने पहले से ही बनाकर तैयार कर लिया, तो वहां पर स्टोर करवा दो। रिस्क विस्क सब बता दिया आपको, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है सर। अब इसके अंदर क्या आता है, ओहो, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब आपको पता है, माल यानी कि सामान, ये भी एक गुड्स है। ये वॉच एक गुड्स है जो कंपनीज को बना रही है, जो शर्ट मैंने पहनी हुई है वो भी एक गुड्स है, ये माइक गुड्स है, बोर्ड गुड्स है, तो ये सब माल है, ठीक है। अब इस माल को क्या होता है, मार्केट में जो कंपनियां बना रही हैं, मेरे जैसे लोग जिन्होंने इनको खरीदा, ठीक है, और ऐसे लोग जिन्होंने इनको बनाया, इनको बेचा, ठीक है। तो मार्केट में चलता है क्या है, बाइंग और सेलिंग ही तो चलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, वही व्यापार है।
भैया सिंपल सरल भाषा में सामान का खरीदना बेचना ट्रेड कहलाता है। ट्रेड दो प्रकार के होते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बस ध्यान से सुनते रहो बेटा। मेरी बातों को सुनते रहोगे ना कान खोलकर और पूरा ध्यान रखोगे, सच बता रहा हूं, वक्त से पहले बिजनेसमैन बन जाओगे। कॉमर्स वैसे भी आपने इसीलिए ली है, ठीक है। और बिजनेसमैन तुम्हें पता ही कितना बड़ा आदमी होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के ट्रेड होते हैं बच्चों आपके सामने। कौन कौन से? इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल ट्रेड होता है वो एक ही कंट्री के अंदर या तो किन्हीं दो सिटीज के बीच में करा जाता है, भाई यहां से माल यहां गया, यहां से माल यहां आया, या फिर किसी दो बड़ी बड़ी स्टेट्स के बीच में लेन देन चलता है, इसका माल इसमें खरीदा, इसका माल इसमें बेचा, ठीक है। तो यानी कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो हम खरीदते और बेचते हैं उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरनल व्यापार। क्लियर है मेरी बात? एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो यहां पर दो अलग अलग कंट्रियों के बीच में लेन देन चलता है। मान लो मैंने अमेरिका से कुछ खरीदा, मान लो अमेरिका से खरीदते क्या हम, जस्ट लाइक आईफोन यूएसए से ही आते हैं शायद, हाँ वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो आईफोन यहां पर आ रहा है, हम भी हो सकता है कुछ ना कुछ बेच रहे होंगे उनको। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, शूज हमारी कंट्री बहुत बढ़िया बनाती है, मस्त है एकदम, या मसाले हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर वाली कंट्रियों को बेचते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार कर रहे हैं। चलिए सर, अब इंटरनल ट्रेड के अंदर थोड़ा और डीप में जाइए। तो सर ये होलसेलर कौन है और ये रिटेलर कौन है? तो ये होलसेलर अंकल वो अंकल हैं जो सीधा एक कंपनी से पूरे ट्रक की टॉफियां निकाल कर लेकर आते हैं। टॉफी खरीद लें, कुछ भी खरीद लें, वो XYZ इनके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो पूरा एक ट्रक टॉफी का लेकर आ गए, ठीक है। अब ये रिटेलर अंकल कौन है? ये रिटेलर अंकल बच्चों वो हैं जो आपकी गली के बाहर चीज वाले अंकल बैठे हुए ना कितने सारे, ये वो रिटेलर हैं, ठीक है। अब ये होलसेलर अंकल ने रिटेलर अंकल को इस पूरे ट्रक में से हो सकता है 2-4 टॉफी के डब्बे इनके पास छोड़ दिए, ऐसे ही बहुत सारे रिटेलरों के पास छोड़ेंगे। फिर आप जाओगे और बोलोगे अंकल अंकल मुझे एक टॉफी चाहिए, तो उन इतने सारे डब्बों में से एक डब्बा खोलकर आप अपने लिए एक टॉफी निकाल कर ले आओगे। तो क्या हुआ, आपने क्या नोटिस करा कि होलसेलर एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी क्वांटिटी में कंपनी से माल खरीदता है, फिर वो रिटेलर को देता है एक छोटी मात्रा में, और बिल्कुल उसमें से 1 या 2 यूनिट कौन लेकर जाता है, जो कंज्यूमर होता है, जिसको लास्ट में उस प्रोडक्ट को यूज करना है। सिंपल, ठीक है जी। रिटेलर भी समझ आ गया, होलसेलर भी समझ आ गया। अब चलते हैं यहां पर एक्सटर्नल ट्रेड में। इसमें 3 बातें होती हैं बच्चों, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होता है, अगर मैं दूसरी कंट्री से माल अपनी कंट्री में मंगा रहा हूं तो उसे मैं बोलूंगा यहां पर इंपोर्ट। मान लो मुझे दूसरी कंट्री के शूज पसंद है, मेरी कंट्री के अंदर डिमांड ज्यादा है, तो भैया लेकर आ जाए जरा शूज की 2-4 या एरोप्लेन में भरवा के उन्हें भिजवा दे, शिप के थ्रू भिजवा दे, तो वो हो गया हमारा इंपोर्ट। माल आ रहा है जी, इंपोर्ट। दूसरी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री के मसाले बहुत पसंद है, भैया मसाले एक्सपोर्ट करो। और एंट्री पोर्ट, पता है क्या होता है एंट्री पोर्ट? इसमें बड़ा मजा आता है अभी करने में। ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया हिंदुस्तान, हमारा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ठीक है। अब पाकिस्तान और अमेरिका में है दोनों में लड़ाई, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दोनों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब इंडिया वाले ने इससे माल लिया, ठीक है, और पाकिस्तान वालों को बेचा। अब ये काम फ्री में तो करेंगे नहीं, ये इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। तो हो सकता है इसने कोई चीज 5 रुपए की ली हो और आगे उसे 10 रुपए की बेच दी हो, तो यहां पर भी इसने प्रॉफिट कमा लिया। तो इसे हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। समझ आ गई बच्चों? एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं सारी चीजें। ट्रेड होता है व्यापार, व्यापार किसे कहते हैं, जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं और किसी को बेचते हैं उसे व्यापार कहते हैं, गुड्स, ठीक है, लेन देन। इसके अंदर दो प्रकार के व्यापार होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर मैंने बताया एक ही कंट्री के अंदर 2 स्टेट्स के बीच में जो लेन देन चलता है, खरीद बेच चलती है, उसे हम इंटरनल कहते हैं। या फिर किसी एक सिटी के अंदर दूसरी सिटी से जो खरीद बेच चलती है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल, 2 कंट्रियों के बीच में आपसी लेन देन चलता है, खरीद बेच चलती है, उसे हम एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इंटरनल के अंदर मैंने 2 बातें बताई, होलसेलर जो बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर लेकर आएगा, और रिटेलर जिसको कम मात्रा में दे देगा और रिटेलर आके कंज्यूमर को माल बेच देगा। इसमें आता है एक्सटर्नल के अंदर 3 चीजें आती हैं, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में बाहर की कंट्री से माल अपनी कंट्री में आएगा, एक्सपोर्ट में अपनी कंट्री से माल
बाहर की कंट्री में जाएगा। और एंट्री पोर्ट में बीच में हम खड़े हैं, इधर भी एक कंट्री, इधर भी एक कंट्री, इधर से मान लो इसको महंगा बेचो, इधर से मान लो इसको महंगा बेचो, ठीक है, ता थई थई तत, इस तरीके से करते रहो तो यहां पर होगा आपको प्रॉफिट। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं बच्चों? It refers to the end result where all the activities of business argued profit is termed to be as primary objective of every business। देखो भैया, जो बिजनेस कर रही है ना कंट्री, जो बिजनेस कर रही है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रही है, इसके अलावा उसके कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अब से पहले की वीडियो में पढ़ाए थे। जैसे क्या बात हुई थी हमारी, सोशल ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका कुछ हो, ठीक है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसने कुछ बना रखा हो, और बना हो सकता है क्या, बना कर रखते हैं। सोशली भी जो है बिजनेसमैन सोचता है कि भैया हमारे प्रॉफिट के चक्कर में किसी का कोई ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ये तो सब बात की बातें हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। इन्होंने कहा व्हाई प्रॉफिट इज कंसिडर्ड टू बी एज प्राइमरी ऑब्जेक्ट। इन्होंने पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को ही क्यों बनाया, प्राइमरी उसको ही क्यों बनाया? तो बच्चों देखो, प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले तो ये होगा, सरवाइव करेगी कंपनी। पहले तो सर्वाइवल ही दिमाग में रहता, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, हम मार्केट के अंदर बैठ जाए, ये मार्केट वाले हम उठाकर बाहर ना कर दें। मान लो एग्जांपल दे देता हूँ इसके पीछे भी एक रियल लाइफ एग्जांपल। एक रमन नाम के बंदे ने शॉप खोली मार्केट के अंदर। अब शॉप का किराया था 50,000 रुपये पर मंथ, और वो किराया भी नहीं निकाल पा रहा था महीने का। तो क्या होगा, वो 2 महीने टिक जाएगा, 3 महीने टिक जाएगा, 3 महीने के बाद डेफिनेटली कह रहा हूं उसको दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो होगा ये कि वो मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों ग्रोथ। चलिए जी, प्रॉफिट बनना शुरू हो गया। अब कंपनी सोचती है, ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि अब अपने आप को फैलाया जाए, मार्केट में बढ़ाया जाए, नई नई ब्रांचेस खोली जाए। ठीक है, तो वहां उसके बाद आती है फिर प्रूफ ऑफ एफिशिएंसी, और ये सबसे बड़ा प्रमाण है बच्चों के एफिशिएंटली काम हो रहा है, तभी तो प्रॉफिट आ रहा है। यानी कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तभी तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। फिर उसके बाद कंपनी देखती है रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, कंपनी और रिस्क लेती है, और मतलब अभी कंट्री के अंदर है, फिर वो सोचेगी चलो एमएनसी खोलते हैं, एमएनसी बनाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बनाते हैं, तो उसमें क्या है, रिस्क तो लगेगा ही ना। अभी तो जैसे तैसे करके यहाँ सेट हुए, प्रॉफिट कमाया, अच्छा सब कुछ आउटपुट वगैरह आ रहा है, सब मस्त चल रहा है। अब फिर दिमाग में एक कीड़ा उछला कि चलो जी इसको एमएनसी बनाते हैं, तो एमएनसी बनाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हेल्प्स टू बिल्ड गुडविल, अच्छा प्रॉफिट होगा, मार्केट में नाम अच्छा होगा, जैसे कि टाटा अच्छा नाम बना रखा है, ठीक है, एप्पल अच्छा नाम बना रखा है, इन्फोसिस अच्छा नाम बना रखा है। ठीक है, तो ये नाम कैसे बन रहा है, ये प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी में। अपने कस्टमर को ये चाहते हैं, मैं एप्पल का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, एप्पल तो सही से उतारता है रख के, ठीक है, 50,000 की चीज़ 1.25 लाख में बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं। लेकिन और कंपनी जैसे टाटा रतन टाटा सर, अब इन्होंने क्या सोचा कि लोगों को कम से कम पैसे में हम अच्छे से अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करें। ईवी सेगमेंट में इनकी गाड़ियां बहुत बढ़िया बढ़िया आ रही हैं, नाम है भाई मार्केट के अंदर, गुडविल ऐसी थोड़ी बनती है। ठीक है, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चों, जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बेटा गलत लिखा हुआ है, सर्वाइवल नहीं है, सोशल है, सोशल ऑब्जेक्टिव, और यहां पर होता है पर्सनल लेवल का ऑब्जेक्टिव। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी बातें पढ़ी थी, आपको याद होगा। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, मार्केट के अंदर सर्वाइव करे, फिर उसके बाद चाहती है सर थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, फिर उसके बाद क्या चाहती है, अब इसको बढ़ाया जाए। और इसका सोशल लेवल पर अगर देखें तो सोशल लेवल पर गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाए पब्लिक को, और क्या हो, एम्प्लॉयमेंट, जो लोगों के पास नौकरी नहीं है नौकरी भी प्रोवाइड करी जाए, सोशल सर्विसेज दी जाए, नो अनफेयर मीन्स मतलब कुछ भी ऐसा गलत काम ना हो जिससे सोसाइटी हमारी हर्ट हो, मिनिमम पॉल्यूशन हो मार्केट के अंदर, कोई भी ज्यादा ऐसा काम ना करे जिससे कि हमारे इर्द गिर्द के लोग परेशान हो, और अगर हम से सोसाइटी से कुछ खरीद रहे हैं तो उनको अच्छी क्वालिटी में, जो रिसोर्सेज हम सोसाइटी से तो ले रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी में, अच्छी बिल्ड क्वालिटी में उनको वो प्रोडक्ट बनाकर दिया जाए जिससे उनको खुशी हो। पर्सनल की बात करेंगे टूवर्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप एक बिजनेस चला रहे हो, तो पर्सनल लेवल पर, किसके पर्सनल लेवल पर, जो एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं उनके पर्सनल लेवल पर भी सोचना जरूरी है। दूसरा आता है इन ऑर्डर टू कीप दैम मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट करके रखो, उनको हमेशा ऐसा फील करा कर रखो कि यार मतलब वो 2 काम और फालतू कर दे तुम्हारे। ठीक है, अब मोटिवेट ऐसे तो होंगे नहीं बातों से। ठीक है, अब एक बार बातों से कर दिया, चलो जी एनर्जी भर गई मस्त एकदम, वो सोच रहा है अब तो आग लगा दूंगा और दबा के 10 आदमियों के बराबर प्रोडक्शन कर दूंगा।
ठीक है। 2 दिन बाद फिर वो हवा निकल जाएगी, फिर आप आओगे मुंह चलाओगे। तो ऐसे हमेशा हवा भरना जो है कारगर नहीं होता, उसके लिए उसे थोड़े से बोनस दो, ठीक है, वो मोटिवेट हो, उसको उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करो, ठीक है, उसको नई नई स्किल्स सिखाकर उसको प्रमोट करो। तो ये एक अच्छा मोटिवेटेड प्लान है, इसको फॉलो करोगे तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, हमेशा एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जो भी आपके पास एम्प्लॉय काम करने के लिए आ रहे हैं, अगर उनका कोई सिस्टम वर्क है तो उनको सिस्टम वर्क दो, कोई ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है तो उसको भी एनवायरनमेंट अच्छा दो, तमीज़ तहजीब से बात हो उसके साथ। ऐसा नहीं है कि भैया ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, वो इधर आ ये कर दे, वो उधर जा वो कर दे, ठीक है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। पढ़े लिखे होते हैं तो अच्छे तरीके से बात करनी भी चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव सैलरी, सैलरी इतनी हो बेचारे का घर बाहर चल जाए। नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी दो, कंपनियां देती हैं, ठीक है, उनके कार्ड वार्ड के नाम भूल गया हमें, कुछ होते हैं, तो वो कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कोई बीमार हो जाए तो इलाज करा लेना अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर, पैसा वैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा, इतने बहुत हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात समझ आ गई। हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए और ये भी देख लिया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट क्यों होता है। सारी चीजें ध्यान रखना, बाद में है, पहले प्रॉफिट ही है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक ये सारे काम हो ही नहीं सकते। तो प्रॉफिट मेन है, मुख्य प्रॉफिट है। बिजनेस रिस्क के बारे में बात करेंगे बच्चों, ये तो पहली कड़ी है बिजनेस की। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस ओपन करेगा तो रिस्क तो उसके साथ दहेज में चलाएगा, ठीक है। तो इसमें तो दो राय है ही नहीं कि बिना रिस्क के बिजनेस करा जा सकता है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बिजनेस में रिस्क किन किन वजहों से होता है? अनसर्टेनिटी, जिन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, और एनी अदर रीजन, इसके अलावा बहुत तरीके के और भी रीजन होते हैं। एक्सचेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, सॉरी एग्जाम्पल है ये मैंने एक्सचेंज पढ़ दिया, ये चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, मान लो आज मैं इस वाली शर्ट की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ये 2-3 महीने में तैयार करके मार्केट के अंदर कम से कम 1 लाख शर्ट का लॉट निकाल दिया। पता चला कि जी भैया अब तो लोगों ने टी शर्ट पहननी शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो डिमांड ही चेंज हो गई, तो मेरी तो शर्ट वगैरह सब नैया डूब गई पूरी की पूरी, तो ये रिस्क हो गया। इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मार्केट के अंदर नई चीज़ लेकर आ जाओ, कॉम्पिटिशन बढ़ाना है तो, ठीक है, जैसे हो रहा है, जैसे सबसे लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी कुछ साल 2 साल पहले तक इनकी जगहों पर व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे जिनको ब्लैक मार्कर से पढ़ाया जाता, 2 या 3 साल का, उससे ज़्यादा नहीं था। कंपटीशन कितना ज़बरदस्त हुआ, ठीक है, बेचारे जिनके पास, हम उनको, उनमें मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हम व्हाइट बोर्ड वालों की तो वैल्यू ही खत्म हो गई थी जैसे ही डिजिटल बोर्ड आए, ठीक है, लेकिन बाकी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, यह हर बिजनेस की कहानी है। जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नई चीज कदम रखेगी, आप आउटडेटेड ना हो, उससे पहले आप अपने आप को चेंज कर लो, सबसे बेहतर तरीका। एंड सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, हो सकता है माल पीछे से ही ना आए, मैं कह रहा हूं कि मैं इसको बेचता हूं आगे, ठीक है, मेरी इसकी शॉप है और मुझे पीछे से ही माल नहीं मिल रहा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? लॉस होगा ना, मैं आगे दे ही नहीं पा रहा, मेरी सप्लाई चेन रुक चुकी है। तो बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे बच्चों, प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर क्या होता है कि इसमें हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है कोई लॉस ना भी हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। समझाने का सिंपल तरीका, इससे बेस्ट नहीं समझ आएगा। स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? ये ऐसा रिस्क है जहां पर नुकसान होगा, हो सकता है नुकसान ना भी हो सकता है मुनाफा हो जाए, लेकिन प्योर रिस्क तो सर प्योर रिस्क ही है। यहां पर हो सकता है लॉस हो जाए और हो सकता है नो लॉस, कोई लॉस ही ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉफिट हो जाए। ये ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। इसका भी मैं एक टेबल बनाकर दिखाऊंगा आपको बाकायदा। अब इसमें क्या होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क में? कैन रिजल्ट इन गेन और लॉस, ये मैं बता चुका हूं आपको, हो सकता है मुनाफा हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैशन चेंजेस। अब ये किसकी वजह से होगा? डिमांड चेंज होने की वजह से होगा, फैशन चेंज होने की वजह से होगा, इस तरीके की चीजें हमारे साथ होंगी, तो यहाँ पर नुकसान होने के चांस रहते हैं। फेवरेबल चेंजेस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट गेन, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। अब आते प्योर रिस्क में। प्योर रिस्क की सिचुएशन में या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। चांसेस ऑफ फायर थेफ्ट, जैसे कि फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस हो गया, नहीं लगी तो नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा हुआ नहीं हुआ ना, तो इसे कहते हैं प्योर रिस्क की कहानी। इसकी टेबल देख लो, टेबल से समझा देता हूँ, अच्छे तरीके से याद रहेगी। 1 2 3 1 2 3, ठीक है जी। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क, ठीक है जी। उसके बाद आता है प्योर रिस्क,
ठीक है जी। यहाँ पर आता है लॉस, यहाँ पर आता है नो लॉस, यहाँ पर आता है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या लॉस होगा? बिल्कुल होगा सर। प्योर रिस्क में लॉस होगा? जी बिल्कुल होगा सर। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या लॉस नहीं होगा? जी सर ऐसा हो सकता है कि ना हो। यस। प्योर रिस्क में क्या लॉस नहीं होगा? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता रिस्क, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में क्या प्रॉफिट होगा? जी बिल्कुल प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट नहीं हो सकता। याद रखने की सबसे बढ़िया ट्रिक, ठीक है। इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। अगर आ जाए आपके सामने कोई क्वेश्चन इस तरीके का तो आप कर देना। और बता रहा हूं जितना मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक उठा रखे हैं। हर चैप्टर के बिजनेस स्टडी के मतलब सारे टॉपिक कवर कराता हुआ चल रहा हूं। फालतू कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, इंपॉर्टेंट कुछ छुड़वाऊंगा नहीं, मेरी बातों को ध्यान रखना बस, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आते हैं नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क के नेचर कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब किस किस तरीके के हमारे सामने रिस्क आ सकते हैं। अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी जिसकी वजह वो रिस्क में ही तब्दील हो सकता है। अनसर्टेनिटी कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। दिवाली का समय था, मैंने 1 लाख रुपए के पटाखे मंगवा लिए। अब हुआ क्या, इतनी डिमांड ही नहीं आई, तो हो गया ना जान के लिए रिस्क। तो इसे कहते हैं अनसर्टेन रिस्क। और अगर डिमांड आ जाती तो बल्ले बल्ले, फिर प्रॉफिट कम था, उससे उतना ही उसी हिसाब से प्रॉफिट कमाया जाता। नो अनसर्टेनिटी लॉस, कोई मतलब एक पर्टिकुलर वजह नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो जाए और बहुत ज्यादा रिस्क हो जाए। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। और जो रिस्क लेता है वही असल में प्रॉफिट कमाता है। जो रिस्क नहीं लेता ना वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता उतना। वो तो बस जो मार्केट में बची हुई कुछ चंद चीजें होती हैं, कुछ चंद प्रॉफिट होता है जो छोड़ा हुआ होता है, वो उन लोगों के पास तक जाता है जो रिस्क नहीं लेते। तो आपने पढ़ा होगा जिनके अंदर भी नो पेन नो गेन। ये बात सच है, वैसे रियल लाइफ में भी सच है। एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, नो बिजनेस अवॉइड रिस्क। कोई बिजनेस नहीं है अगर तुम रिस्क को अवॉइड करोगे, बिजनेस कर ही नहीं सकते, और करा भी जा सकता है। बट आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए के पटाखे दिवाली के टाइम पर अपनी फर्म के अंदर भर रहा हूं या बेचने के लिए रख रहा हूं तो ये बिकेंगे, डिमांड आएगी, तो वो रिस्क को खत्म कर देता है। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरीके का बिजनेस आप कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क भी कैसा होगा। जितनी बड़ी आपका बिजनेस, जितना उसका मतलब सेक्टर फैला हुआ है, जितने लेवल की आप प्रोडक्शन करते हो, सेल करते हो, उतना ही भयंकर आप रिस्क भी उठाओगे, रिस्क भी लेकर चल रहे हो, लॉस भी होगा फ्यूचर में, ठीक है। और जितना छोटा, किराने की शॉप ले लो, अंकल जो आप बाहर बता रहा हूँ मैं, चीज़ की दुकान चला रहे हैं, छोटी सी दुकान होती है, कितना ही लॉस हो जाएगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं, वैसे इतना होता नहीं है। बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या क्या हैं बच्चों, इसको याद करने की सिंपल ट्रिक, NHEO, ठीक है। पहला आता है नेचुरल कॉज, जिसमें मैंने N लिखा है, नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज में हो सकता है कि बाढ़ आ जाए, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, हो सकता है बिजली गिर जाए, ठीक है, तो वहां पर नुकसान हो जाएगा आपकी बिजनेस के अंदर जो भी फॉर्म है। दूसरा आ जाए ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस में जैसे केयरलेसनेस, पावर फेलियर, स्ट्राइक, डिसऑनेस्टी, तो इस तरीके के ह्यूमन की वजह से होने वाले वो सब ह्यूमन कॉज में आ जाते हैं, वहां पर नुकसान होने की संभावना होती है। इकोनॉमिक कॉज में जैसे डिमांड चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, घट जाए। मान लो, अब छोटी सी चीज बता देता हूं, मैंने किसी से पहले से बात तय कर ली कि मैं तुम्हें 100 रुपए में ये प्रोडक्ट दूंगा। उस टाइम जिस टाइम मैंने बात करी उस टाइम ये प्रोडक्ट 90 रुपए का आ रहा था पीछे से। अभी जैसे ही मैंने डील वील डन हुई, पेपर सारे साइन हुए, इस प्रोडक्ट की कीमत पीछे 110 रुपए हो गई। अब यार मैं तो फंस गया ना, मुझे तो प्रोडक्ट आगे डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर नाम रखना है मार्केट के अंदर तो ये नुकसान 10 रुपए का फिर मैं झेलूंगा, नहीं तो अगर मैं नहीं करूंगा तो वो बंदा क्या, फिर मार्केट में नाम खराब होगा, मार्केट अपने आप ही मेरे को बाहर कर देगी। चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो भी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत क्या, वैसे इंसान आगे ही बढ़ता है, लेकिन वही है ना, पैसा नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क आ जाए। अदर कॉजेज में जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मशीन फेलियर, कोई मेरी चलती हुई मशीन खराब हो जाए तो भैया प्रोडक्शन रुक गई तो क्या मैं कमा पाऊंगा? नहीं कमा पाऊंगा। तो बच्चों वैसे तो ये लास्ट था, मे बी, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो वाकई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना
और अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनके अंदर शेयर जरूर करना। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और अपना कोर्स आगे तक कंप्लीट करते रहेंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है और पूरी निभाऊंगा, जैसे पिछले साल के बच्चों के साथ निभाई थी। चिंता बिल्कुल मत करना, बस सपोर्ट करते रहना थोड़ा थोड़ा। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।